दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई है। इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे खास यह है कि पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम है, इसलिए कि कई सवाल हैं, कई उलझने हैं स्टूडेंट्स के मन में। तो हमने सोचा, एनबीटी ने सोचा कि ये सारी उलझने आपसे आपकी दूर की जाए और जो हमारी डीयू की एक्सपर्ट टीम है उनसे आपके सीधे सवाल जवाब करा जाए। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं डीयू के रजिस्ट्रार डॉक्टर तरुण दास, डीयू के एडमिशन कमेटी के ओएसडी डॉक्टर कीर्ति रंजन एंड स्टूडेंट्स वेलफेयर के डिप्टी डीन डॉक्टर गुरमीत टुटेजा। आप सबका स्वागत है यहाँ पे। शुक्रिया सर। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और आप प्लीज़ हमें सवाल भेजते रहें। ये हैंगआउट हमने आपके उलझने दूर करने के लिए किया है। तो मैं क्या क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करूँ सर? हाँ, तो सर ये क्वेश्चन भेजा है दीपिका सेठी ने। ये कहती है कि इनकी 92.5% है बेस्ट 4 में म्यूजिक के साथ, और ये डिप्लोमा भी कर रही हैं कथक केंद्र से। इन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है। तो इनका ये सवाल है कि ये सब्जेक्ट कोलाज कर सकते हैं बेस्ट 4 में? इस सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? कोलाज कर सकते हैं। कोलाज में देखिए सबसे पहले जी देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो म्यूजिक का इनका जो कॉम्बिनेशन है, जो इनकी जो म्यूजिक का टैलेंट है, उससे ये पता चलता है कि अगर ये बीए ऑनर्स इन म्यूजिक करना चाहती है तो ये उसके लिए अपने एप्लीकेशन जरूर दें, क्योंकि उसमें एक कंडीशन है कि आपने अगर 3 साल तक का कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री कोर्स की है तो उसका फायदा मिलेगा, या आपने किसी गुरु के अंडर भी कोई ट्रेनिंग ली है तो उसका फायदा जरूर मिलेगा। दूसरी बात, जहां तक कहें कि म्यूजिक जो सब्जेक्ट है वो हमारा लिस्टेड सब्जेक्ट है, उसके लिए कोई कटौती नहीं होगी। आप बाकी सब्जेक्ट के लिए भी अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और बेस्ट ऑफ 4 में म्यूजिक को जोड़ सकते हैं। इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, अगर म्यूजिक ही नहीं पढ़ना है और अगर किसी और सब्जेक्ट पे भी इंटरेस्ट है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ईसीए के अंडर में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये किसी भी कोर्स में इनके लिए ईसीए एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज में ये एक्चुअली इसमें थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा मैं। हम लोग सवाल जवाब तो करते रहेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बुलेटिन है, जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो भी स्टूडेंट एक्चुअली अप्लाई करना चाहता है, ही और शी इज़ एडवाइज टू रीड इट थरली। एक बार पूरा देख लें, पूरा पढ़ लें, और उसका जो FAQ है उसको भी अच्छे से पढ़ लें। तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको क्लैरिटी हो जाएंगी। पूरा भरने के बाद, पढ़ने के बाद फिर आप भरना शुरू करें। दैट जैसे इन्होंने बताया कि म्यूजिक आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप हो सकता है दूसरे 3-4 पेपर्स लेके आप पढ़ें और म्यूजिक को भी कंटिन्यू करें या बैडमिंटन को भी कंटिन्यू करें। देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल इनबिल्ट इन द सिस्टम। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर लें, आधा घंटा 1 घंटा पहले पढ़ लें और उसके बाद आप शुरू करें फॉर्म में जाना, अपने डिसीजन को तय करें। आई थिंक दैट विल हेल्प। तो ये शुरुआत में ही रजिस्ट्रार सर ने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसे जरूरी स्टूडेंट्स आराम से पढ़ें और आराम से फॉर्म भरें, पूरा सोच समझ के। कोई जल्दी नहीं है, बहुत सारा समय है आपके पास। देयर इज नो नीड टू रश, यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम। हम आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 19 तारीख जी बिल्कुल 19 जून है। और इसमें ऐड भी कर दें कि 19 जून के 6 बजे तक जी रजिस्ट्रेशन चलेगा और अगले दिन के 12 बजे तक जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके होंगे उनके पास फ्री पेमेंट का एक्स्ट्रा टाइम भी होगा। तो इस तरह से 19 तारीख तक हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हमारे पास 20 तारीख तक 12 बजे तक फी पेमेंट करने का भी चांस है। जो कीर्ति कह रहे हैं मैं उसको थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दूं। 19 तारीख की 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन, इसका अर्थ क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन मतलब आप जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो ईमेल डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आपके ईमेल आईडी में वो एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको वो कहीं ले जाएगा, आपकी जो एक्चुअली पोर्टल है जहां से आप भरेंगे। जब आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यू हैव कंफर्म्ड योर रिजर्वेशन, दिस काइंड ऑफ registration process. So this process has to be completed by 6 o'clock evening on 19th. If this is done,
यू विल स्टिल हैव लॉट ऑफ टाइम नेक्स्ट डे। कितने बजे तक है? 12 noon 12 बजे तक है। 20 तारीख की 12 बजे तक आप फीस भर सकते हैं या जो भी काम कर सकते हैं आप कर सकते हैं। जी 12 नून है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी क्या होता है जब हम 20 तारीख बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि 20 तारीख की रात 12 बजे तक, वो ओके। शिवी तंवर ने एक सवाल पूछा, उनका कहना है कि 12th क्लास उन्होंने मेडिकल स्ट्रीम से की है और वो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, तो डीयू में क्या उनके लिए कोई स्कोप है या इससे मिलता जुलता कोई स्कोप है? हाँ देखिए, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है। आप इससे मिलते जुलते कोर्स अगर मैं कहूँ तो हमारे पास बायो केमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, आप ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं, या फिर हमारा सिंपल बॉटनी ऑनर्स है, जूलॉजी ऑनर्स है, इनमें भी आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। शिवांशु ने पूछा है कि सर 12 उन्होंने पास किया है 84.2% से, यूपी बोर्ड से पास किया है इन्होंने, और ये पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या भी उन्हें ओरिजिनल मार्कशीट देनी पड़ेगी क्योंकि अभी उनके पास नहीं है मार्कशीट। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये फील कर रहे हैं कि अभी 12वीं की मार्कशीट नहीं आई है तो क्या चीज़ अपलोड करें पोर्टल में जाके। तो अभी यूनिवर्सिटी ये अलाउ करती है कि जिन पोर्टल्स में रिजल्ट आ गया है, जैसे सीबीएसई का रिजल्ट, आप नेटवर्क पे जाके उनके वेबसाइट पे जाके अपना रोल नंबर भर के निकाल सकते हैं। उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, उसको साइन कर दीजिए और उसे साइन करने के बाद स्कैन कॉपी को अपलोड कर देंगे, तो वो भी 12वीं की मार्कशीट अपलोड के लिए काम करेगी। पर ये याद रखिएगा कि जब आप एडमिशन के टाइम पे जाएंगे तब आपसे 12वीं की मार्कशीट मांगी जाएगी, तो वो ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होगी। कीर्ति सर ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, और ऐसे ही कई सवाल हमें कई बोर्ड से मिल रहे हैं, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो ये जो बाहर के स्टेट के बच्चे हैं इस पर पूरा गौर करें। फिर अगला सवाल है हमारा, शुभी गुप्ता ने पूछा है, उनका कहना है कि 67.4% मार्क्स हैं, क्या ये बीकॉम कर सकती है डीयू से? कोई स्कोप है? कैटेगरी क्या है ये? कैटेगरी जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी है। देखिए 67.4 में थोड़ा सा चांस कम है, लेकिन अगर ये दिल्ली की रहने वाली हैं तो ये नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड है जिसमें हम बीए और बीकॉम ये 2 कोर्सेज की पढ़ाई कराते हैं। ये उसके लिए जरूर एप्लीकेशन दे। हमारा सेम एप्लीकेशन है ऑनलाइन, उसमें नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड के सेपरेट 2 से उनको उसमें भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। हमारे यहाँ 13 सेंटर जो है 13 सेंटर्स दिल्ली में बनाए गए हैं, ये पूरी दिल्ली में है, और इनकी जो पढ़ाई है वो शनिवार या इतवार को डिपेंडिंग ऑन सेंटर कराई जाती है। इसमें भी अटेंडेंस कंपलसरी है, और सबसे अच्छी बात है कि रेगुलर पढ़ाई होती है, तो कहीं पे भी उन्हें ऐसा फील नहीं होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो नहीं पढ़ रही। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी एक है, मतलब आप अप्लाई कर सकते जी। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के मैं एक छोटी सी कंडीशंस बता देता हूँ। हमारे यहाँ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में 5 कोर्सेज हैं, बीए, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। ऑनर्स कोर्सेज में कुछ कंडीशंस लगी कि आपके इंग्लिश में कुछ नंबर होने चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में, अदरवाइज ये बीए बीकॉम के लिए सभी लोग दावेदारी कर सकते हैं। हताश होने की जरूरत नहीं है, आप जरूर एडमिशन पा जाएंगे बिल्कुल यूनिवर्सिटी में, किसी ना किसी जगह पे जरूर पाएंगे। और दूसरी बात, एक बात ऐड कर देते हैं इसमें कि आप अप्लाई जरूर करें। हाँ। क्योंकि अप्लाई कर सकते हैं 67.5% पे, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर है, तो अप्लाई करने से ना चुके, क्योंकि हम मल्टीपल कोर्सेज में वी आर अलाउइंग स्टूडेंट टू अप्लाई विदाउट हैविंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। बिल्कुल सो दैट पर्सन शी कैन टेक केयर ऑफ। समय से कर दें अप्लाई, ऐसा ना हो कि डेट निकल जाए। तो शुभी की तरह कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज थोड़ा कम आई है और वो परेशान है कि क्या करें, तो उनके लिए डीयू बहुत सारे ऑप्शन जी, उनके लिए एनसी वेब है, नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड, और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ये 2 ऑप्शन बिल्कुल उनके लिए खुले हैं। बल्कि आने वाले समय में हम आपको और भी चीजें बताते रहेंगे कि वो किस तरह से अपना करियर जो है अच्छा बना सकते हैं। अंचित सिसोदिया ने पूछा है कि ये साइंस स्ट्रीम के हैं और साइंस से आर्ट्स में ट्रांसफर होना चाहते हैं, तो क्या उनकी परसेंटेज में कुछ कटौती होगी, कुछ डिडक्शन होगा? देखिए, साइंस से आर्ट्स में करना चाहते हैं, एक्चुअली हमारे यहाँ हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस प्रकार से नहीं देखते हैं इस प्रॉब्लम को। अगर आप ऑनर्स कोर्सेज में है, मान लीजिए आप साइंस के हैं स्टूडेंट और आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं और इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई है,
तो कोई कटौती नहीं है। और कहीं भी आप मतलब कोई भी अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और उसमें ऑनर्स कर रहे हैं तो कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और बीए करना चाहते हैं, मैं खाली बीए प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, या बीकॉम करना चाहते हैं, तब % कॉलेज काट सकता है। उसके लिए अप टू 5% का रूल कॉलेजेस के पास जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है। 5% वो कॉलेज विल डिसाइड। अभी वो कुछ ही दिन, एक हफ्ते के बाद ये लोग अपना अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट और उसमें डिक्लेयर होगा। तो अब देखना होगा कि अगर ये साइंस स्टूडेंट है जैसे, और मान लीजिए ये बीए प्रोग्राम करते हैं, तो हो सकता है कोई कॉलेज 1% ही काटे, तब भी फायदा हो सकता है। और उसमें अच्छी बात यह है कि एक वोकेशनल सब्जेक्ट जो है, जो नॉन बॉक्स सब्जेक्ट है, जैसे आप मान लीजिए फिजिकल एजुकेशन है, वेब डिजाइनिंग है, ये सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट भी इंक्लूड करने की इजाजत है। लोकेश ने क्वेश्चन पूछा है कि 12th में इनका कॉमर्स स्ट्रीम रही है और 65% ही है, तो डीयू में क्या उनका अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा? और अगर नहीं होता है तो क्या वो बीकॉम एसओएल से कर लें ताकि उन्हें एमकॉम में एडमिशन? बिल्कुल, सबसे पहले हमें कत्यानी से पूछना होगा कि बुरा कॉलेज कौन सा है। मैं यही बोलने वाला था कि हर कॉलेज अच्छा है, एवरी कॉलेज इज इन रेस, सो आप किसी को अंडरएस्टिमेट कर ही नहीं सकते। आप आके एडमिशन लो तब पता चलेगा कितनी पीयर ग्रुप की प्रेशर होती है। एवरी कॉलेज इज परफॉर्मिंग सो वेल। Another important point which is related with this is, do not worry about the colleges. It's Delhi University is setting up high academic standards at all levels in all colleges. It's the course choice which is very important. So if you should concentrate more on courses, and then correspondingly whichever college you will go in, it is very clear that all the colleges will take care of the academic standard for the particular course, independent of the course chosen. मतलब आप जिस चीज में पढ़ना चाहते हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करें। दैट इज द, और नॉट ओनली दैट, जब आप किसी जगह जाएंगे, जैसा कीर्ति कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता लगेगी, बहुत सारे ओपनिंग्स आपको पता चलेंगे। आप रिसर्च, इनोवेशन, आप खुद रिसर्च में जा सकते हैं, रिसर्च जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स। व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप एडमिशन लें, जिस कॉलेज में कंफर्टेबल हो उसमें जाएं। आपकी स्ट्रीम को जरूर आप अपने आप को बना के रखें जिसमें आपका मन है पढ़ने का। जिंदगी के अंत में एक ही बात समझ में आती है, आप किस सब्जेक्ट के। कभी कोई नहीं पूछता कि किस कॉलेज के। जी बिल्कुल। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात की है टुटेजा सर ने कि अपने सब्जेक्ट पे आप फोकस करें, कॉलेज। जी बिल्कुल। वृंदा शर्मा ने सवाल पूछा है, उनकी 93.75% है और 4 सब्जेक्ट्स इन्होंने काउंट किए हैं, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है। तो ये बोल रही है कि इन्हें बीए करना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज से। तो वो पूछ रही है कि क्या ऐसा कोर्स है डीयू में, और अगर नहीं है तो इससे मिलता जुलता कोई कोर्स, या आप सजेस्ट करें कि मैं क्या कर सकती हूँ इसके अलावा। जी अभी आप रास्ते में हम लोग यही डिस्कस करते आ रहे थे। अगर आप कोर्स की लिस्ट देखेंगे, बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, आई विल अगेन एम्फसाइज ऑन द सेम पॉइंट, थोड़ा सा बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन अगर ध्यान से पढ़ें, दैट विल बी, वो बहुत यूजफुल होगा। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा बुलेटिन इंफॉर्मेशन जरूर पढ़ें। हम लोगों का कोर्स है बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज, बीए वोकेशनल। बीए वोकेशनल के अंदर ये जो इन्होंने लिखा और इसके साथ भी और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये अप्लाई करें बीए वोकेशनल में। नॉट ओनली इन द कॉलेज जो कि इन्होंने लिखा है, पर और भी बहुत सारे कॉलेजेस ये ऑफर करते हैं, तो उसमें ये अप्लाई करें। और अच्छे परसेंटेज है, कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसमें 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सर। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ऐड कर रहा था कि आज एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी थी। अच्छा, उसमें बीवॉक के लिए कुछ जो हमारे यूजीसी ने नहीं, स्किल ओरिएंटेड, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक स्टेटमेंट है और जिसमें देश को वो ले जाना चाह रहे हैं, तो यूजीसी कमिटेड है उसमें जी। तो बीवॉक कोर्सेज हमारे आई थिंक 6 या 7 कॉलेजेस को दे। तो मोर और लेस दे आर एग्रीड इन प्रिंसिपल। वो आज मतलब पारित सा हो गया है और वो एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस एडमिशन सत्र में, इसी सत्र में ये आ जाएगा, तो ये तो एक बहुत बड़ी खबर है सर। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक
जो बीए वोकेशनल की बात कर रहे थे अभी गुरप्रीत जी, उसके अलावा मैं इस कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। तो ये स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं एंड आई थिंक यू विल डू अ लॉट ऑफ गुड इफ यू कैन गेट एडमिशन इन वन ऑफ दीज प्रोग्राम्स। सो वोकेशनल कोर्सेज में इंटरेस्ट जो रख रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये काफी अच्छी खबर जी है। बिल्कुल, इस खबर पे नजर बनाए रखें। जी, बिल्कुल। जी हमारे पास ऑनलाइन काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, फेसबुक चैट से भी हमारे पास कई क्वेश्चंस आ रहे हैं। सार्थक ने ये क्वेश्चन पूछा है कि इनकी 74% है बोर्ड में और इनकी साइंस स्ट्रीम थी और ये इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्या इन्हें इको ऑनर्स करने को मिल पाएगा, एडमिशन हो पाएगा इनका? देखिए, इन्होंने इंफॉर्मेशन शायद पूरी नहीं दी है मैं, लेकिन फिर भी सभी के लिए ये मैं बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मैथमेटिक्स। आपने इकोनॉमिक्स अगर नहीं भी पढ़ी लेकिन मैथमेटिक्स पढ़े होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अपना बेस्ट ऑफ 4 निकाल के आप 2.5% कम कर सकते हैं और वो आपकी इफेक्टिव परसेंट आ जाएगी। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में आपका एडमिशन नहीं होगा। और जब भी आप बेस्ट ऑफ 4 लगाएं अपना निकालते हैं तो आप ध्यान रखिए कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में एक हमारा लिस्ट ए बॉक्स है, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो ही आप इंक्लूड करेंगे। अगर आप उससे बाहर लेते हैं तो हर सब्जेक्ट के आपके 2.5% घटेंगे। जैसे मान लीजिए आप फिजिकल एजुकेशन लेते हैं तो आपको 2.5% और नंबर कम करने होंगे। इसमें एक बात और जोड़ दूं कि गुरप्रीत जी जी, करेक्ट कर जी, दीजिएगा जी, अगर गलत होता है तो, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है मैथमेटिक्स, तो जरूर मैथमेटिक्स पढ़ा होना जरूरी है जी बिल्कुल, पर ये जरूरी नहीं है कि आपके बेस्ट 4 में best four उसके में मार्क्स जुड़े। तो आप पढ़े हुए हैं और अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं है मैथ्स में पर क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप अपना बेस्ट 4 निकाल सकते हैं उन बाकी अपने सब्जेक्ट्स को यूज करते हुए। एलिजिबिलिटी है वो। हाँ Qualify सर, एक करना। बहुत बढ़िया एक वाकया याद आ गया, कल का वाकया है, आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। एक स्टूडेंट आके मुझे कहता है कि सर मैं पूरा साल 12वीं में मैथमेटिक्स पढ़ा हूं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कितने नंबर आए? बोले नहीं सर, एग्जाम नहीं दिया था। तो भाई एग्जाम जरूर दिया होना चाहिए और उसमें नंबर भी अच्छे आए हों तो फिर अच्छा रहेगा। सोने पे सुहागा। जी बिल्कुल, फिर तो आप इकोनॉमिक्स देखिए, इकोनॉमिक्स जो है मैथमेटिक्स पर डिपेंड भी बहुत करती है। कैलकुलस का बड़ा यूज है सर, आपको बताएंगे इस बारे में। मैथ से एक जुड़ा क्वेश्चन एक और है, आई थिंक बीकॉम ऑनर्स में भी मैथ्स बहुत जी। इम्पोर्टेंट है। तो एक स्टूडेंट हैं विकास सूरी, उन्होंने पूछा 92.75% है और यही सवाल पूछा उन्होंने कि बेस्ट 4 इसमें उन्होंने मैथ्स शामिल किया है, तो कह रहे हैं कि अच्छे कॉलेज में मींस टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा और अगर नहीं हो पाएगा तो क्या मुझे स्ट्रीम चेंज करना चाहिए? अब ये तो आप जवाब देंगे कि टॉप 10 कौन से कॉलेज हैं, ये तो आप ही छापते हैं, हमने तो कभी नहीं बताया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज सारे कॉलेज अच्छे हैं जी, आप जिसमें भी लीजिए। देखिए जहां तक टॉपर की बात करें तो कोई भी कॉलेज में से टॉपर निकल आता है, तो इसलिए देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन सिस्टम देखिए, असेसमेंट सिस्टम देखिए। अगर आप सिलेबस की बात करें अब तो CBCS है, पूरे ऑल ओवर इंडिया एक ही सिलेबस है। ऐसे में आपको बिल्कुल दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए कि अलग कॉलेज अलग अलग हैं, सभी कॉलेज हमारे एक है। ECA मींस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये मनीष है और ये पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या डिबेट उसमें आएगा, क्योंकि ECA में हाँ, इसी में डिबेट है। तो ECA में डिबेट है और ये बोलना चाह रहे हैं कि ये ग्रेजुएशन PCM सब्जेक्ट से करना चाह रहे हैं, तो क्या ये उनकी हेल्प करेगा ECA में डिबेट? देखिए हेल्प करेगा वाली बात थोड़ा सा ठीक नहीं लगती है ऐसा कहना, क्योंकि देखिए ECA में अगर किसी कॉलेज को एक डिबेटर चाहिए तो उन्हें डिबेटर चाहिए, वो कॉलेज के लिए एज ए डिबेटर आ रहे हैं और उनको अगर ECA के रूल्स देखें तो उसमें अगर सिलेक्ट होने के लिए उनको एक प्रिलिमिनरी राउंड्स होंगे, उसके बाद फाइनल राउंड्स होंगे, उसमें अपीयर होना होगा। इसके अलावा इनको 15% तक की ही लीवरेज है। ऐसा नहीं है कि अगर इनके मान लीजिए जो हमारी लास्ट कट ऑफ आई है उस कॉलेज की वो 95 है और इनके 75 है तो एडमिशन हो जाएगा। 80 से ज्यादा ही होने चाहिए तभी इनका एडमिशन हो पाएगा। सो आप इसको एक तरह से लेके चलिए कि ये जो है एक इनके लिए क्वालिफाइंग टाइप की बनेगी चीज, ECA के थ्रू ले, लेकिन आप उस पे ये ना मान लें कि इसमें दाखला हो ही जाएगा।
डीयू में जो पूरा ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है तो उसी से रिलेटेड इनका क्वेश्चन है। ये रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई करें। ये नैन्सी जैन है और नैन्सी जैन पूछती है कि स्पोर्ट्स कोटा के अंदर वो एडमिशन चाह रहे हैं। तो इनके पास 3 सर्टिफिकेट हैं जो SGFI नेशनल स्कूल गेम्स से हैं। 2013 से लेकर के 15 टूर्नामेंट तक हैं। पर इनका कहना है कि 26 अप्रैल 15 से लेकर 30 अप्रैल 15 तक इन्होंने तमिलनाडु में 60th नेशनल स्कूल गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। क्या इसका सर्टिफिकेट काउंट होगा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक का ही नहीं, शायद कोई डेट्स में गड़बड़ है, गलत है ये, कोई डेट्स गलत है ये। 13। अच्छा। नहीं, इस तरीके से बताते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए हम लोगों ने पिछले 3 साल के सर्टिफिकेट मांगे हैं, जो कि 1 अप्रैल 2013 से शुरू होते हैं। तो 1 अप्रैल 2013 से 30 मार्च 2014 तक के 31 मार्च 2014 तक के सर्टिफिकेट पहले जगह पे आप कर दीजिए। 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक के सर्टिफिकेट्स हैं, उसका भी ऑप्शन है सेकंड ईयर में। एंड देन 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक that option is also Third year available. तक के लिए। So he or she has to appropriate choose the option जहां पे कि उसे अपलोड करना है। ये हो सकता है कि उन्होंने वो 2014 या 2015 पढ़ा हो, पर वो क्योंकि अगर 31 मार्च की डेट से बाहर आगे की होगी तो वो अगले साइन पे आ जाएगी। तो ये सर्टिफिकेट जो 2015 का है, ये बाकायदा इन्हें अपलोड करना चाहिए और इसके लिए अप्रोप्रिएट सेक्शन दिया हुआ है, वहां देखें और वहां अपलोड कर दें। मतलब जस्ट अगेन टू रिपीट, 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2016 ये 3 भागों में बांटा गया है और तीनों में से जहां भी उनका फिट होता है उसमें बताएं। इसलिए मैं फिर से दोहरा देता हूँ, फॉर्म को पूरा देख लें और इंफॉर्मेशन बुलेटिन को क्लैरिटी से पढ़ें। आपको कोई मतलब प्रॉब्लम परेशानी और अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती भी है तो देखिए, हम लोगों ने ओपन सेशन रखे हुए हैं। नॉट ओनली दैट, स्टूडेंट कैन राइट ऑन द ईमेल एड्रेसेस विच आर प्रोवाइडेड इन द बुलेटिन। ऑफ कोर्स du.helpdesk.2016@du.ac.in हम लोगों का हेल्प डेस्क एड्रेस है। टेक्निकल क्वेरी के लिए सेपरेट एड्रेसेस दिए गए हैं, सो फील फ्री टू राइट देयर। वी विल इंश्योर दैट द रिस्पॉन्स वुड बी गिवन ऑन टाइम। परवेश कथूरिया हैं, ये पूछ रहे हैं कि BSc ऑनर्स करना चाहते हैं केमिस्ट्री से, तो क्या वो फिजिकल एजुकेशन को बेस्ट 4 में इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। देखिए, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री के लिए बस सीधा सा एक मंत्र है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये 3 सब्जेक्ट के आपको अपनी निकालनी है और आपको कट ऑफ में मैच करना है। जहां मिलेगा आप वहां एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह से आप फिजिक्स के लिए भी PCM ही देखेंगे। अच्छा, और इन्होंने ये भी लिखा है कि वो 2.5% डिडक्शन के लिए भी तैयार है। नहीं। देखिए, अभी यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई बार्टर सिस्टम नहीं किया कि ऐसा करके वैसा कर लीजिए। थिंग्स आर वेल डिफाइंड, वेरी वेल डिफाइंड है, एकदम गाइडलाइंस क्रिस्प है। 2 जगह बहुत ध्यान से देखें बुलेटिन में, बहुत ज्यादा जगह नहीं देखनी है इनको। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक एनेक्शर 1, इन दोनों में मिलके केवल 2 जगहों में इनके क्वेश्चन के आंसर और ऐसे कई क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, जहां पे कि बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है एलिजिबिलिटी कि आपकी हर कोर्स की एलिजिबिलिटी। और आसान कर दूं कीर्ति सर? जी बताएं। पेज नंबर 18-19। 18-19 करेक्ट। और बताइए। रजिस्ट्रेशन से ही जुड़ा एक सवाल है। राहुल चमोली पूछ रहे हैं कि इन्होंने DU ऑनलाइन में फॉर्म भर रहे हैं और इन्होंने CBSE की जो मार्कशीट डाली है 12th की, वो इंटरनेट से लेके डाल दी है, तो क्या उनका फॉर्म कैंसिल तो नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, केवल एक बात ध्यान रखें, आप डाउनलोड करें, यू टेक अ प्रिंट आउट, यू डू द सिग्नेचर, योर स्कैन कॉपी ऑफ द साइंड सर्टिफिकेट इज नीडेड, विच मीन्स कि वो वैलिड है, बट आफ्टर साइनिंग ऑन इट एंड देन स्कैनिंग इट एंड अपलोडिंग इट, directly putting it from the CBSE website will cause problem कि self attestation is missing. We are not allowing any such document
टू बी विदाउट सेल्फ अटेस्टेशन। तो बस एक सेल्फ अटेस्टेशन का ध्यान रखें, बाकी आपके लिए बिल्कुल सही है। सेल्फ अटेस्टेशन इज द Yes. जब आप एक्चुअली फीस पे करने के सिचुएशन में जाएंगे, उसके पहला जो टैब होगा उसमें आपको सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। बिल्कुल। जब आप उस स्टेज में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक शीट आएगा जिसमें डॉक्यूमेंट्स लिस्ट हो जाएंगे, 7 या 8 या 9, ये डिपेंड करते हुए कि आप वार्ड कोटा में जा रहे हैं कि आप माइनॉरिटी से आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, तमाम, क्या आप स्पोर्ट्स से जा रहे हैं, ईसीए से जा रहे हैं, ऑल देयर विल बी अ बिग लिस्ट अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वो सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसा कीर्ति बोल रहे हैं, अपने पास रख लें, और या तो उसकी आप इंश्योर करें कि हर डॉक्यूमेंट जो आप स्कैन करके आप डालेंगे उस पर आप सेल्फ अटेस्टेशन हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और वही फिर जब आप कॉलेज में जाएंगे तो उसी को एक्चुअली वेरीफाई करेंगे। इसका ज़रूर ध्यान रखें आप। दिस इज बिकॉज वहाँ पे एक बनाया भी गया है, शायद वो बॉक्स बनाया है संजीव ने, नहीं बनाया वो नहीं, वो स्कैन है, साइन है कि नहीं, वो वैसा हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि एक बहुत सारे टैब्स, सर वैसे ही 8 टैब्स हो गए थे, तो वो एक हम लोग नहीं उस दिन बात कर रहे थे कि चेकलिस्ट पे वो एक हाँ, छोटा जी, सा और जी, आएगा, जी, जी। वो नहीं किया था। नहीं, चेकलिस्ट का बट नहीं। फॉलो अप में आपको इसका एक दे दूं, हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाई चांस अगर ये बिना सेल्फ अटेस्टेशन के इन्होंने अपलोड कर दिया है तो इनको अभी वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दूसरे ईमेल आईडी को यूज करते हुए फिर से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, और अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स उन पे बाकी सारा फॉर्म भरते हुए फिर अपलोड कर देना चाहिए, जिससे कि इनके फॉर्म को कंसीडर किया जाए, फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए बिकॉज ऑफ द सेल्फ। मैं कीर्ति जी से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कीर्ति जो कह रहे हैं उसकी जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल, बिल्कुल इसका सही जरूर है। ध्यान रखें सर आप। प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी कर दिया है तो क्या करें अब? गलती हो गई तो क्या करें? एक बार मौका आपको देगा। नहीं, एक बार एक मौका नहीं, नहीं, कई आप- मौके आप देते ऐसा तो आप रहिए। 100 मौका लेते रहिए, आप क्या कर सकते, लेकिन आप ही परेशान होंगे। राइट। पवन शर्मा ने एक सवाल पूछा है, ये स्पोर्ट्स पर्सन है और ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं? इन्होंने ये मेंशन नहीं किया, और इन्होंने ये लिखा है कि यूनिवर्सिटी मेरा गेम सर्टिफिकेट मुझे है नहीं यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट में, बताया पर उन्होंने उन्होंने? बताया नहीं तो है। फिर कैसे बताएं? तो ये नहीं, पूछ ये, रहे हैं कि इसका- अगर मेरा हाँ। स्पोर्ट्स नहीं है उसमें तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बुलेटिन में भी और पोर्टल पे भी दोनों जगह गेम्स की लिस्ट दी हुई है, स्पोर्ट्स की लिस्ट दी हुई है, जो कॉलेज वाइज बाकायदा लिखी हुई बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप उनमें से कोई भी स्पोर्ट्स चूज करते हैं, सो दोज आर अलाउड, बट अगर आप उसके अलावा करना चाहते हैं तो वो चीज अलाउड नहीं है करेंटली हमारे एजुकेशन सिस्टम, एडमिशन सिस्टम में। हमारे उस तरह की फैसिलिटीज या जी, वो- बिल्कुल मतलब नहीं होगी। हम तो ऐसे ही हम लोगों ने निर्धारित किया ना, जिस कॉलेज में जो फैसिलिटीज है उसी हिसाब से उसी हमने हिसाब उसको से तय किया है। जी जी बिल्कुल। तो हो सकता है हैंडबॉल की कहीं फैसिलिटी ना हो तो हमने हैंडबॉल ना रखा, हैंडबॉल हाँ, शायद नहीं है। हैंडबॉल शायद है सर, हैंडबॉल है, कुछ और था, वो दूसरी बॉल आई थी। आशीष कुमार का क्वेश्चन है कि इन्होंने 2015 में 12th पास किया था और इन्होंने इम्प्रूवमेंट दिया था, तो इनके 75% मार्क्स आए, PCME लिखा है इन्होंने, PCME से। सो अब इनके पास 2 मार्कशीट हैं, तो ये कह रहे हैं कि कौन सी मार्कशीट में लगाऊं? ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये सवाल से मुझे लगता है कि आज हम बहुत काफी दूर तक पहुंच पाएंगे। आज ये काफी सवाल उठा कि लोग इम्प्रूवमेंट किया है उन्होंने, तो अब कौन सी मार्कशीट लगाए। तो देखिए, जो आपकी रीसेंट मार्कशीट है, आप एक तो वो अपलोड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मार्क्स जो हैं, जो आपके रीसेंट आए, चाहे वो कम हो गए तब भी हम उसे ही मानेंगे। तो यानी कि जो मान लीजिए इन्होंने 2 पेपर रिपीट किए हैं, वो 2 पेपर ले ले, पीछे से इनके 3 या 4 जो भी पेपर इन्होंने दिए उसके मार्क्स ले ले, तो कुल मिला के इनका फॉर्म 5 के साथ पूरा हो जाएगा। लेकिन जब फॉर्म अपलोड करेंगे तो रीसेंट वाली मार्कशीट जो है वो अपलोड करिए फॉर्म भरते टाइम, और उसके बाद आप रोल नंबर भी रीसेंट वाला ही देंगे। और जिन लोगों ने, एक और जो सवाल बहुत उठता है, मैं आपको पहले से ये बता रहा हूँ, एक सवाल ये बहुत आता है कि जी हमने इम्प्रूवमेंट के लिए या अभी हम अपीयर हो रहे हैं तो हम लोग क्या करें। देखिए, इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आप अपीयर हो रहे हैं
तो क्योंकि आपका इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट अक्टूबर नवंबर में आएगा, तो हम शायद आपको इस साल एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपका रिजल्ट पहले आ जाता है, आप फॉर्म भर दीजिए, और उसके बाद अगर आपका रिजल्ट पहले आ गया, हमारे कॉलेजेस में सीट है और आप मेरिट को भी मीट कर रहे हैं, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। सेम केस कंपार्टमेंट वालों का ही है। बात की पेपर जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम एडमिशन नहीं दे पाएंगे। और हम लोगों का क्योंकि शेड्यूल बहुत डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, तो आप देख सकते हैं जी बिल्कुल, किस समय के अंदर आपको जब रिजल्ट आ जाता है तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। 16 अगस्त हमारी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है, उससे पहले आपको सब कुछ करना है, और उससे बहुत पहले हमारी सीट्स खत्म हो जाती है। तो रजिस्ट्रेशन कर दें 19 तारीख तक, Yeah. एंड लेट्स सी। Let's Best hope. wishes, right? Yeah. अच्छा, ये वेरिफिकेशन को लेकर क्वेश्चन है गुनीत कौर का। वो पूछ रहे हैं कि क्या एडमिशन के दौरान सीबीएसई के बोर्ड से मार्क्स वेरिफिकेशन में क्या कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग रहा है। देखिए, अगर ये सीबीएसई से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आई एम श्योर कि ये सीबीएसई से एक बार फाइंड आउट कर सकते हैं। पर इतना कहा जा सकता है कि सीबीएसई से बहुत लार्ज स्केल पे हम लोगों के पास एडमिशंस के फॉर्म्स भी आ रहे हैं और हम लोग देख भी रहे हैं जी। तो ऐसा लग तो नहीं रहा, पर अगर इनके केस में इन्हें अगर कोई प्रॉब्लम होती है पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगा तो इन दैट द प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू गेट इट रेक्टिफाइड। कहाँ रहती वहाँ है से वो ये मैंने बताया। देखिए, हमारे पास अगर आएगा वेरिफिकेशन के लिए तो हमें तो 1 सेकंड लगता है जी। हमारे पास रजिस्ट्रार साहब ने हमें सीडी दे दी है, हम वहां से चेक कर लेते हैं सारे रिजल्ट, और इसी के कारण हम फेक और दूसरे सर्टिफिकेट बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। तो वो ये भी कोशिश ना करें कि मार्कशीट के साथ कोई गेम खेले। हमारे पास सभी के, पूरी सीबीएसई के पिछले कई सालों के सब मार्कशीट मैं तो हमारे ये पास कह है। दूंगा कि फेक वगैरह के चक्कर में ना करियर पूरा खत्म हो जाता बिल्कुल है, बिल्कुल। क्योंकि सीधा एफआईआर होता है इस पे हाँ। और केस चलता है और वो फिर आप चले जाते हैं, आपका करियर हाँ, खत्म हो बिल्कुल जाता सर, आजकल तो कोड भी बहुत है, वो बच्चों को छोड़िए, माँ बाप को ही पकड़ ले है। बहुत जाते मुश्किल हैं। होती है कुछ। ये एक अच्छा पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए ऐसी आई एम श्योर कि कोई भी ऐसा कोशिश नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी के दिमाग में आती भी है तो इससे जरूर बचे। नहीं, दो चीजें हैं, क्योंकि एक तो है कि यू विल बी डिबार्ड इन केस ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट, इनकरेक्ट Obviously, 420 का सर्टिफिकेट। केस चलेगा। One is Criminal. debarred from the Delhi University admission, but another is that it's also cyber crime. Yes. So the persons will be dealt both ways. तो आप इंश्योर कर लें, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपने देख ही रहे, पर अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को रखते हुए याद रखें कि ये साइबर क्राइम भी है अगर हम कोई बिल्कुल। गलत काम कर रहे हैं। कीर्ति जी, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि लोग क्या करते हैं बेचारे, देखिए पेरेंट्स भी बड़े इनोसेंट है। वो कोई वहां उन्हें मिल जाता है, वो उससे कहता है जी मेरी मैनेजमेंट कोटा में सीट है, मेरे फलाने प्रोफेसर से जान पहचान है, मेरी इनसे जान पहचान है, उनसे जान पहचान है, मैं एडमिशन करा दूंगा, और ये अपने सर्टिफिकेट उनको दे देते हैं, और वहीं पर वो फॉर्ज करके सर्टिफिकेट वो एडमिशन करा लेते हैं। और ये कहते हुए उनको कहते हैं अरे जी हमने तो स्पोर्ट्स में करा दिया था, फलाने में करा दिया था, फलाने कोटे से करा दिया था। देखिए ये सब फ्रॉड है, आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो वो बंदा तो निकल जाएगा जो करा के गया है, भुगतना जो है कैंडिडेट और उनके घर वालों को ही पड़ेगा। सो प्लीज अपने सर्टिफिकेट किसी को न दे, अपने आप को बचा के रखे, एडमिशन कायदे से ही करवाएं। And this is also one point I would like to add. Yes. कि this time under this current administration, sir, आपके लिए thanks, कि we are trying to have, actually we are ensuring that our admission process is student friendly, Yes. Yeah. glitch free, fair, transparent in all respect. तो students please must know कि आप जो भी fair, transparent तरीके से, जितने भी आसानी से टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप ही के लिए सारा कुछ किया गया है, तो ट्राई टू यूज इट एंड रेस्ट एश्योर्ड दैट यूनिवर्सिटी इज टेकिंग ऑल एक्शंस कि अगर कुछ गलत करते हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर। Absolutely not. Anybody who does something wrong will be dealt sternly. उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स इसको लेकर अलर्ट हैं, और ऐसे लोगों से भी अलर्ट अच्छा, रहें बिल्कुल जो सर। कह रहे हैं कि मैनेजमेंट कोटा पे सीट दिलवा बिल्कुल, देंगे बिल्कुल। या स्पोर्ट्स कोटा पे, तो ऐसे लोगों से अलर्ट रहें। रजिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड ये सवाल है आशुतोष झा का। ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, 6 कॉलम हैं और 12 सब्जेक्ट्स हैं DU पोर्टल में, तो बेस्ट 4 को मैं कितने सब्जेक्ट्स लूं, या मैं सारे 6 के 6 डालूं या 4 डालूं?
अरे सबसे बढ़िया बात ये है, हमने कहीं पे परसेंटेज तो कैलकुलेट ही नहीं करवाई। जी। हम तो सिर्फ उनको 6 हमने रोज दी हैं। 6 रोज में आपको अपने 6 सब्जेक्ट, देखिए सीबीएसई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी अलाउ करता है। 5 सब्जेक्ट पे वो क्लास 12 पास दे देता है, लेकिन 6वां जो है कई बच्चे एडिशनल लेते हैं, तो हमने 6 रोज उसमें क्रिएट किए हैं। आप अपने खाली सब्जेक्ट भरिए, उनके मार्क्स भरिए, बस इसके अलावा हम आपसे कुछ मांग ही नहीं रहे। बाकी बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेट करना है, वो आप अपने पास रखिए। जब आप कट ऑफ आएगी तब आप उससे देख लीजिएगा कि आप कहाँ मीट कर रहे हैं। बेस्ट 4 से रिलेटेड और सवाल हमारे पास आ रहे हैं। वृंदा अग्रवाल पूछती है कि जापानीज लैंग्वेज क्या एडिशनल सब्जेक्ट है 12th में, और उनको उनके 99% मार्क्स आए थे, तो वो इंग्लिश जो है अपने इंग्लिश के मार्क्स जापानीज के साथ रिप्लेस करना चाहती है बेस्ट 4। नहीं, देखिए आप जापानीज लैंग्वेज जो है वो फॉरेन लैंग्वेज है। हम लोग एक वन लैंग्वेज जो परमिट करते हैं, वो आप इंडियन लैंग्वेज कोई भी हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन सर वो क्या है आपका 22 सेक्शन, उसके अंडर जितनी लैंग्वेजेस हैं हम उनसे रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी दूसरी लैंग्वेज नहीं ले सकते। लेकिन बेहतर ये है कि इन्होंने जापानीज पढ़ी है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपके लिए तो बहुत अच्छा, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज है, आप वहां से अपनी जो जापानीज की पढ़ाई है और आगे बढ़ाइए। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं आप, जी रिसर्च कर बिल्कुल, सकते हैं। और बहुत अच्छे कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स हाँ। हैं। तो मतलब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक खास बात है कि जब आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आते हैं तो आप तमाम चीज़ों से का एक्सपोजर आपको बहुत मिलता है, और इतनी हाई क्वालिटी जो आपकी रिसर्च फैकल्टी है उससे आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। तो you have to really enjoy after getting admission. That is so important for each and every student. To once you get admitted, then there are a lot of things for you to take on from there and go ahead in your career. सब्जेक्ट से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। राजीव है और ये पूछते हैं कि क्या लीगल स्टडीज बेस्ट 4 में जोड़ा जाएगा? बिल्कुल जोड़ा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीगल स्टडीज और भी एक हमने किया सर वो जो मीडिया है, मास मीडिया, वो खाली हमने BMMC के लिए दिया, मतलब वो जर्नलिज्म के लिए और इसके लिए दिया हुआ है। और सर ये इसी साल जोड़ा है ये? जी जी, इसी साल से। लास्ट ईयर काफी रिप्रेजेंटेशंस आई थी हमारे पास इसके बारे में, सो वी कुड डू दिस। सर्टिफिकेट को लेकर सवाल काफी आए हैं हमारे पास, तो मैं एक सवाल ले रही हूँ राजीव सैनी का। ये कह रहे हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट है इनका 2014 का, तो क्या इनकम सर्टिफिकेट भी रिक्वायर? देखिए मैं ये इसको मैं समझा देता हूँ, जनरल बता देता हूँ कि ओबीसी सर्टिफिकेट में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है वो आपकी कास्ट के बारे में होता है, और दूसरा पार्ट जो है वो नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर के स्टेटस को बताता है। जहां तक पहले पार्ट की बात करें, जहां पर आपका कास्ट लिखी होती है, वो कास्ट जो है वो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास की जो लिस्ट बनी है, वो सेंट्रल लिस्ट में कास्ट जो है वहां पर दर्ज होनी चाहिए। अगर वो वहां पर सेंट्रल लिस्ट में नहीं है तो वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्योंकि अगर सर्टिफिकेट काफी पुराना हो जाता है तो कास्ट तो बदलेगी नहीं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटस जो है आपका वो बदल सकता है। ऐसे में स्टूडेंट को अपना एक इनकम सर्टिफिकेट या तो तैयार रखें, या दूसरा तरीका जो ऑफिशियल तरीका है वो ये है कि आप एंडोर्समेंट करा सकते हैं। आप अपने डीएम के पास जाके या जो भी आपके जिला अधिकारी है उनसे मिलके आप उसमें एंडोर्समेंट करा सकते हैं, और अपनी नॉन क्रीमी लेयर की जो स्टेटस है उसके लिए एक सर्टिफिकेट और जारी कर दिया जाता है कि ये नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस इनका बरकरार है, इसलिए इन्हें अभी भी जो भी कंसेशन है वो दिया जाए। तो हमारे पास ये 2 तरीके हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। और अभी हमारे फॉर्म के अपलोड के दौरान हम जो सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपका अपलोड कराने को कह रहे हैं, वो भी आप स्वयं, कीर्ति जी इस बारे में आप बताइए कि हम स्वयं अपने हाथ से लिख कर भी उसे स्वयं सत्यापित करके आप अपलोड कर सकते हैं। आप कहीं से एफिडेविट बनवाने की जरूरत नहीं है कि आप काफी खर्चा करें उस पर। हरियाणा से एक सवाल है मुकुंद महाजन का। ये कह रहे हैं कि 12th इन्होंने हरियाणा बोर्ड से किया है, पीसीबी से, और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो क्या बीयू में कोई उनको ऑप्शन है? एग्रीकल्चर से हमारे पास एग्रीकल्चर का कोई ऑप्शन नहीं है, फूड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है, हाँ, एग्रीकल्चर का डायरेक्टली। मतलब आप कह रहे हैं कि
हार्वेस्टिंग के बाद हम बात करते हार्वेस्टिंग के बाद की बात करते हैं। नहीं, वो सिलेबस देख सकते हैं, अगर इंटरेस्ट आया हाँ। तो देखिए हाँ, वो कर ले, लेकिन can ऐसा opt for that. हाँ, हमारे पास एग्रीकल्चर का नहीं है कोर्स। और इसी तरह से हमारे पास एक सवाल आया है असम से। ये असम से अखिल कहते हैं कि इंग्लिश ऑल्टरनेटिव था इनका और कमर्शियल मैथ्स थी एंड स्टैट्स था 12th में, और ये जानना चाहते हैं कि ऑल्टरनेटिव इंग्लिश जो है वो क्या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आएगा, इंग्लिश इलेक्टिव में आएगा या फंक्शनल में आएगा? देखिए, ऐसे कहना मेरा बड़ा मुश्किल है कि ऑल्टरनेट इंग्लिश जो है वो किस में आएगी, कोर में आएगी या इलेक्टिव में आएगी या फंक्शनल में आएगी। जब तक हम लोग सिलेबस ना देख लें, और इसके लिए हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो ही बता पाएंगे कि और ये हम टेक्निकल किस में- मामला है ये ये। मामला टेक्निकल है। और देखिए, अगर इन्होंने, मैं इनकी जानकारी के लिए एक छोटी सी आइडिया भी दे देता हूँ, ये खुद भी आइडिया लगा सकते हैं। अगर इन्होंने एक से ज्यादा नॉवल पढ़े हैं, 2-3 नॉवल पढ़े हैं उसमें, तब तो वो इलेक्टिव में आएगा। अगर उन्होंने एक नॉवल तक ही पढ़ा है तो वो जो है कोर में जाएगा। और अगर इन्होंने एक भी नॉवल नहीं पढ़ा है, खाली प्रोज एंड पोइट्री पढ़ी है या उससे भी लाइटर एसेज वगैरह ही लिखे हैं, तो वो फंक्शनल में आएगा। उसकी जो है सबसे नीचे होती है। लेकिन फंक्शनल एंड कोर हम इक्वलेंट मानते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश के लिए आप दावेदारी कर सकते हैं, इंग्लिश ऑनर्स के लिए। सर एक लास्ट सवाल ले रही हूँ। ये एसओएल से जुड़े काफी सवाल आए हैं हमारे पास। तो इनका कहना है क्या ये मेरे ख्याल से डीयू को क्लियर करना बहुत जरूरी होगा स्टूडेंट्स के लिए। हमारे पास ये सवाल काफी आ रहे हैं कि क्या एसओएल की डिग्री और डीयू की डिग्री इक्विवेलेंट है? मेरे साथ बहुत बड़े अधिकारी हैं, ये खुद बताएंगे। रजिस्ट्रार सर आप ये क्वेश्चन जरूर उठाएं, क्योंकि इसको लेके हमारे पास बहुत सवाल आते हैं। नहीं, तो डिग्री की इक्वलेंस तो अपनी जगह है। मतलब ये एसओएल भी एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है और अपनी उस तरह से करता है। और जो पास होते हैं उनको दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री मिलती है। तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय का तो अपने जगह अपना स्थान है ही है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे देश के कई गणमान्य लोग हमारे एसओएल से पढ़े हैं और हाल में भी चर्चा पे रहे हैं, तो सभी कुछ है। और जो सर ने जैसे बताया कि जो डिग्री है उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आप मान लीजिए कोई कोर्स करना चाहते हैं साथ साथ, तो आप एक दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम से भी जुड़े रहेंगे। आप मान लीजिए सीए कर रहे हैं या आईसीडब्ल्यूए कर रहे हैं या सीएस कर रहे हैं और आप नहीं फुल टाइम दे पा रहे हैं, या फिर आप कोई लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं या ऑफिस मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर उस पे रहे हैं। ऐसा भी तो होगा ना कि कई लोगों के घर की स्थिति कुछ दूसरी होती बिल्कुल है। बिल्कुल सर, तो वो भी हो, काम भी करते हैं, उसके साथ पढ़ते भी हैं, बिल्कुल। और उस पढ़ते पढ़ते उनको दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री भी मिलती है। मतलब जी। दिस इज सो मल्टी फैसेट। हाँ, कुछ लोग बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अपना स्पोर्ट्स करियर देख रहे हैं और वहां से पढ़ रहे हैं। कुछ लोग डेमोक्रेटिक पैटर्न में जाते हैं, आगे जाते हैं, पॉलिटिकल लाइफ में जाते हैं, वहां से करते हैं। सो इट हेल्प्स। तो आप डिग्री को किसी भी तरीके से सेकंड नहीं मानिए। ये डिग्री वो एक दिल्ली हमारी- विश्वविद्यालय दिल्ली एक ट्री है और उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं और सब कुछ। और उसी ये तरह से। सारे टेंशन्स छोड़ के आई थिंक आप लोग अप्लाई करें स्टूडेंट्स फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल And हम हमारी लोग लास्ट डेट है 19th। हाँ। एंड अगर डीयू स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं, काफी प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनको जनरल क्वेरीज आ रही हैं, तो एक बार सर रिपीट कर दें कि कहाँ पे वो मेल भेज सकते हैं। ईमेल पे। इसके लिए जनरल क्वेरीज के लिए तो ईमेल हमारा है du.helpdesk.2016@du.ac.in। इसके साथ ही टेक्निकल क्वेरी के लिए भी हम लोगों ने ईमेल दिया हुआ है। आपको बता देते हैं कि वो एड्रेस है। अगर स्टूडेंट्स को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो- रजिस्ट्रेशन में, तो है सर बता UG दें। help UG help at uims.du.ac.in। और इसके अलावा अगर कॉलेज स्पेसिफिक क्वेरीज हैं तो सारे कॉलेजेस के फोन नंबर्स, ईमेल्स, वेबसाइट्स, ये सब भी बाकायदा प्रोवाइड किए गए हैं। सेक्शन 18 में लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स
on page 40. So students can send their queries as and when they face it. Thank you. कॉलेजेस के जो एरिया वाइज भी लिस्ट दी हुई है इसमें, जी, मतलब जी। नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, सब तरह से दिया हुआ है। तो आप ब्रोशर को जरूर पढ़े, ऑनलाइन एक हम लोग आपको स्पेशली बताना चाहेंगे कि हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए हाँ 2 सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, एक नॉर्थ कैंपस में और एक साउथ कैंपस में। वो मैसेज प्लीज नोट कर लें, आज ही वेबसाइट पे अवेलेबल होगा वो सेंटर्स कौन कौन से हैं। तो जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्सक्लूसिवली जो वो फॉर्म अपलोड करने में अगर किसी भी तरीके की या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन सेंटर्स को अप्रोच करिए, वहां हमारे पर्सनल विद द इंफ्रास्ट्रक्चर आर रेडी टू हेल्प देम आउट। और लास्ट हमारे ओपन डेज कल भी होगा। कल हम कॉन्फ्रेंस सेंटर में हैं, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। सोमवार यानी कि 6 तारीख को हम श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं, 7 तारीख को हम श्री वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस में, 8 और 9 तारीख को हम जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज जो कि जवाहरलाल नेहरू मार्ग में है, नियर क्रॉन प्लेस, आप वहां आ सकते हैं। 10 और 11 तारीख को हम अगेन साउथ कैंपस एसपी जैन सेंटर में आपको मिलेंगे और आपका इंतजार भी करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके सवाल हैं तो हम भी एनबीटी प्लैनेट कैंपस में भी आप अपनी मेल भेज सकते हैं, आप अपने सवाल भेज सकते हैं NBT pc2016@gmail.com। और हम DU के एक्सपर्ट से जो आज हमारे बीच बैठे हैं उन लोगों से ही पूछकर आपके इन सवालों का जवाब देंगे। मैं शुक्रिया करती हूँ रजिस्ट्रार सर का, तरुण सर का कि आप यहाँ आए हमारी रीडर्स के लिए। एंड कीर्ति रंजन सर बहुत बहुत शुक्रिया, एंड गुरप्रीत सर बहुत बहुत शुक्रिया। ओपन डेज में भी हमारे स्टूडेंट्स गुरप्रीत सर को बहुत सुनते हैं और हमारे पेपर में भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और धन्यवाद कि आपने हमें स्टूडेंट से डायरेक्टली जुड़ने का मौका दिया। थैंक यू सो मच एंड सभी को, आपको बच्चों को सभी को शुभकामनाएं। विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर देयर करियर। थैंक्स।